14 वर्ष की आहुति ने अपना पूरा मन बना लिया था कि अब वो घर में नहीं रहेगी। उसे अपने इस प्यारे से घर को छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन कहाँ, कैसे, ये चिंता उसे सता रही थी। वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें ये दुख देना भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि ये सदमा मम्मी के लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। लेकिन अब उसके पास ये घर छोड़ने के अलावा दूसरे कोई रास्ता भी तो नहीं है। तब उसने सोचा कि घर छोड़ने से पहले वो अपनी मम्मी के नाम एक पत्र लिखे, ताकि वो उसके लिए कुछ गलत ना सोचे। ऐसा सोचते हुए उसने पत्र लिखा, मम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। ये भी मत सोचना कि मैं किसी लड़के के साथ भाग रही हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मम्मा, मैं अकेले ही जा रही हूँ। एक बहुत बड़ी तकलीफ आपको दे रही हूँ, आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन आपसे वादा है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। जैसी पवित्र आपके पास से जा रही हूँ वैसे ही वापस भी आऊँगी। आप मेरा इंतज़ार करना, करोगी ना मम्मा? मुझ पर विश्वास रखोगी ना मम्मा? इस पत्र को लिखकर आहुति ने अपने तकिए के नीचे रख दिया और जाने के लिए तैयार होने लगी। स्कूल बैग में ही उसने कुछ कपड़े रख लिए। ऐसा करते हुए उसका मन घबरा रहा था और घर के बाहर कदम रखने में उसके पांव कांप रहे थे। वो डर रही थी। अपनी इस बढ़ती उम्र से उसे डर लगने लगा था। कभी कभी वो सोचती, हम बड़े क्यों होते हैं, काश छोटी सी गुड़िया की तरह ही रहते। लेकिन ये सब संभव तो नहीं था। वो नहीं जानती थी कि छोटी सी गुड़िया भी आजकल कहाँ सुरक्षित रह पाती है। उसके कदम डर के कारण घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे रहे थे। वो सोच रही थी कि जब घर में ही वो सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे रह पाएगी। इस तरह के अनेक डरावने विचारों से आहुति के मन और मस्तिष्क में तूफान मचा रखा था। कभी उसे कोई हैवान उसकी तरफ बढ़ता दिखाई देता और वो स्वयं भागती हुई नजर आती, और कभी किसी हैवान की गिरफ्त में वह स्वयं को पाती। ऐसे भयानक ख्यालों ने उसे डरा दिया और वो उसके निर्णय को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। अंततः उसने सोचा कि नहीं, इस तरह अपनी इज्जत को जोखिम में डालकर वो कहीं नहीं जाएगी। परंतु वो असमंजस में थी कि क्या करे और अपनी इस उलझन को कैसे सुलझाए। तभी उसे उसकी नानी पावर्ती की याद आई, जो गांव में रहती थी। आहुति को अब अपनी नानी से ही उम्मीद थी। उसने सोचा वो नानी को अपना राजदार बना लेगी, उन्हें सब कुछ बता देगी, फिर नानी से कहकर कहीं किसी भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई भी करेगी। मम्मी को दुख भी नहीं होगा और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। इन विचारों में खोई आहुति अपने घर से स्कूल पहुंच गई। उसे इस तरह उदास देखकर उसकी सहेली नीता ने उससे पूछा, आहुति तुझे क्या हो गया है? आजकल तू कितनी उदास रहती है। कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ। आहुति उसके इस प्रश्न का भला क्या जवाब देती। बात को टालते हुए उसने कहा, नीता तुझे पता तो है मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, बस कभी कभी उनकी याद आ जाती है। आहुति अपने मन की वो बात किसी को भी नहीं बता सकती थी। वो अकेले ही इस खतरे से निपटने की हिम्मत जुटा रही थी। इस छोटी सी उम्र में दर्द का इतना बड़ा बवंडर अपने दिमाग में लिए आहुति स्कूल से घर के लिए निकली। रास्ते में एसटीडी बूथ पर रुककर उसने अपनी नानी को फोन लगाया। फोन उठाकर उसकी नानी पावर्ती ने पूछा, हेलो कौन बोल रहा है? हेलो नानी, मैं आहुति। अरे क्या बात है बिटिया, बाहर से फोन क्यों कर रही हो, क्या हुआ है? नानी मुझे अकेले में सिर्फ आपसे कुछ बात करनी है जो किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, पावर्ती ने चिंतित स्वर में पूछा। आहुति बेटा ऐसी तो क्या बात है जो तुम इस तरह घर से बाहर आकर मुझे फोन कर रही हो? तुम परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। नानी मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। आहुति तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम घर में क्यों नहीं रहना चाहती? बेटा कोई परेशानी है क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। नानी मैं आपको भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा, कौन मुझे पढ़ाएगा? मैं अकेली कहाँ जाऊंगी, पैसे कौन देगा?
इन सब बातों को सोचकर मैं आपको बता रही हूँ। आपके अलावा मेरे लिए ये सब कौन कर सकता है? आखिर हुआ क्या है? आहुति स्पष्ट शब्दों में बताओ। नानी, मेरे असली पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। आप भी जानती हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं थे। शराब पीकर वो मम्मा को कितना मारते थे। उनके बालों को ऐसे खींचते थे जैसे रस्सी पकड़ में उन्हें जितना हो। मम्मा रोती थी परंतु उन्हें दया नहीं आती थी। वो मम्मा को कभी हाथ से, कभी लात से और कभी कभी तो कमर के बेल्ट से भी मारते थे। नानी, वो इतने बुरे क्यों थे? काश वो मेरी ही तरह मम्मी को भी प्यार करते और शराब नहीं पीते तो कितना अच्छा होता। नानी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी पप्पी लेते थे तो मुझे उनका वो प्यारा सा स्पर्श बहुत अच्छा लगता था। उनके स्पर्श में पिता का प्यार होता था और मुझे संरक्षण भी मिलता था। मुझे आज भी उनकी सब बातें याद हैं। फिर वो जहरीली शराब पीकर मर गए। आहुति को बीच में टोकते हुए पावर्ती ने पूछा, आहुति बेटा, ये सब तो मुझे पता है, तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? बात क्या है? सीधे वो बताओ कि तुम्हारे मन में घर छोड़ने का ख्याल क्यों आया? अपनी नानी की बातों को नजरअंदाज करते हुए आहुति ने फिर कहा, नानी, फिर आपने मेरी मम्मी को दूसरी शादी कर दी रौनक के साथ और मुझे नए पापा मिल गए। तब मैं बहुत खुश थी, लेकिन नानी, वो अच्छे पापा नहीं हैं। बचपन में मुझे कुछ नहीं समझता था, किंतु अब मुझे उनका स्पर्श अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रही है आहुति? हाँ नानी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। बचपन वाले स्पर्श में और आज के स्पर्श में बहुत अंतर आ गया है। नानी, ऐसा क्यों होता है? नानी, हम बड़े क्यों होते हैं? मैं तो उन्हें मेरे असली पापा जितना ही प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे असली पापा की तरह प्यार नहीं करते। उनके स्पर्श से मुझे घुटन होती है, गंदा लगता है। आहुति के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसकी नानी शन्न रह गई और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये बात सब बताते समय आहुति की आवाज में समाये दर्द, उसकी पीड़ा और सच्चाई को उसकी नानी महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है, अब मैं क्या करूं? किसी को बता भी नहीं सकती। फोन की उस तरफ सन्नाटा था। पावर्ती के पास कोई शब्द ही नहीं थे कि वो क्या बोले। उस कड़वे सच को पचाना पाना आसान नहीं था। उसका सामना करना और हल निकालना दोनों ही जटिल समस्याएं थी। पावर्ती को इस समय लग रहा था कि मानो भीषण अग्नि की लपटों के बीच उनकी नातिन फंस गई है और उसे सही सलामत बाहर निकलना उनकी जिम्मेदारी है। ये भी एक अग्नि परीक्षा ही थी। ये सब बातें पल भर में ही पावर्ती के दिलो दिमाग में विचरण करने लगी। उन्होंने भी कमर कस ली कि वह साम दाम दंड भेंट सब लगा देंगी और आहुति को बचा लेंगी। तभी आहुति ने पावर्ती से पूछा, नानी, आप मुझे बचा लेंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब मैं तेरी ढाल बन चुकी हूँ। तू डर मत और घर जा, अपना ख्याल रखना। ठीक है नानी। आहुति अपनी नानी की ये सब बताकर हल्का महसूस कर रही थी। उसे विश्वास था कि उसकी नानी इस विकट समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकाल लेंगी। ऐसे सोचते हुए आहुति ने जाने से पहले फिर कहा, नानी प्लीज आप ये बात मम्मी को बिल्कुल मत बताना। पापा बहुत प्यार करते हैं और वो उनके साथ खुश भी बहुत रहती हैं। उन्हें ऐसे खुश देखना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बचपन से उन्हें हमेशा उदासी देखा है। मैं जानती हूँ नानी, इतनी मार खाकर भी वो केवल मेरे लिए ही तो जिंदा रही हैं। अभी मैं छोटी हूँ, खुद को बचा नहीं पाऊंगी। इतनी ताकत और हिम्मत कहाँ से लाऊंगी? लेकिन बड़ी होकर जब वापस लौटूंगी तब तक अपनी रक्षा करना स्वयं सीख जाऊंगी। नानी, किसी भी तरह ये सब मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसे छोड़ देंगी और एक बार फिर से अकेली हो जाएंगी। हाँ आहुति, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हारी मम्मी से भी नहीं, और हाँ तुम भी किसी से मत कहना। मैं कुछ करती हूँ, सोचती हूँ तुम्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेज दूँ, वही एकमात्र रास्ता मुझे सूझ रहा है। वो मन में सोच रही थी, हे भगवान, तू ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है? बता दूं तो वो गलत होगा, ना बताऊं तो अंजाम और फिर ज्यादा गलत होगा। आहुति ने कहा, नानी आप पंचगनी के किसी हॉस्टल में मेरा दाखिला करवा दें।
पावर्ती की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हें रौनक पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो सोच रही थी कि कितना बेकार और घृणित इंसान है रौनक। अरे आहुति तो उसकी बेटी जैसी है, पर उसकी नीयत में खोट आ गई तो सब कुछ भूलकर मति भ्रष्ट हो गया है। यदि आहुति वही करेगी तो अनर्थ हो सकता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आहुति ने कहा, नानी मैं अभी रखती हूँ, बाद में फिर से फोन करूंगी। ये कहते हुए वो एसटीडी बूथ से बाहर निकल रही थी कि तभी उसे अचानक रौनक दिखाई दिया। रौनक के साथ पीछे की सीट पर एक महिला उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे हुए बैठी थी। उसके इतने नजदीक चिपक कर बैठी महिला को देखकर आहुति की नजर और पैनी हो गई। उन्हें इस तरह देखकर वो हैरान रह गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई पति पत्नी साथ में बैठकर जा रहे हों। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो समझ गई कि उसके पापा तो इस तरह से मम्मी को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है, इनका प्यार तो केवल छल मात्र ही लग रहा है। ऐसा सोचते हुए वो वहां से निकलकर धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी। रास्ते में उसे उसकी नानी के वो शब्द याद आ रहे थे जब उसे समझाते समय उन्होंने कहा था, बेटा आहुति, बात तो बहुत गंभीर है। एक बार किसी की नीयत बिगड़ गई हो ना तो उसे सुधारा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा उस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है हमें तुम्हारी मम्मी को सब कुछ सच सच बता ही देना चाहिए। उस समय तो आहुति इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसकी मम्मी को कुछ भी बताया जाए, लेकिन रौनक की ये हरकत देखकर उसे लगने लगा कि ये तो उसकी मम्मी को बेवकूफ़ बना रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है, उन्हें धोखा दे रहा है और अपनी मम्मी के साथ इस तरह का छल वो नहीं होने देगी। उसे रौनक का एक और चेहरा जो उसकी मम्मी से अनदेखा छूट गया है, उन्हें दिखाना ही होगा। वो समझ रही थी कि उसकी मम्मी का भविष्य भी तो खतरे में ही लग रहा है। इस इंसान का क्या भरोसा, वो तो कभी भी उन्हें छोड़ सकता है। आहुति ने अब रौनक पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। वो अक्सर उसी महिला के साथ दिखाई देता। ये सब देखकर आहुति ने कमर कस ली कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। वो यही रहकर अपनी रक्षा भी कर लेगी और अपनी मम्मा का जीवन भी सही कर लेगी। वो सोच रही थी कि वो यदि बड़ी होकर हिम्मत ला सकती है तो अभी क्यों नहीं। वो अभी क्यों उस इंसान का हाथ पकड़कर उसे ये नहीं कह सकती कि सोचना भी मत, वरना मम्मा को सब बता दूंगी। वो क्यों उस स्पर्श से डरती है, वो क्यों उसके चेहरे पर तमाचा लगाकर उसको जवाब नहीं दे सकती। गाल पर लगे इस तमाचे का स्पर्श उसे नानी याद दिला देगा। लेकिन अगर डर कर चुप रही तो नहीं, अपनी मम्मा के लिए भी ऐसा लगता था कि उनका ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फायदा जो पीठ में छुरा घोंपता हो। वो सोच रही थी कि जब मम्मा को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। अब चाहे जो भी हो उसे मम्मी को सब बताना ही होगा। आहुति में आज एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा था। उसका डर धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। वो सोच रही थी कि रौनक जानता है कि वो मम्मी को कुछ नहीं बताएगी, हमेशा ही डरती रहेगी और पूरी जिंदगी उसका ये घृणास्पद रूप किसी के सामने नहीं आएगा। वह छुपा ही रहेगा, सब उसे बहुत अच्छा समझते रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका असली चेहरा वह मम्मा को जरूर बताएगी, क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान है। अब आहुति को अपनी नानी का इंतजार था। वो सोच रही थी जब नानी आ जाएंगी तभी वो ये सब मम्मी को बताएगी। उसने एक दिन फिर से अपनी नानी को फोन किया और पूछा, नानी कब आओगी? बस बेटा, तुम्हारे नाना की तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए मैं अब तक नहीं आ सकी, पर अब वो पूरी तरह से ठीक है और मैं जल्द ही आ रही हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। अगले ही दिन आहुति ने फिर एसटीडी बूथ से पावर्ती को फोन लगाया। हेलो नानी। हेलो बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नानी, आज मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ। उसकी नानी ने घबराहट से पूछा,
क्या हुआ आहुति? नानी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, किसी हॉस्टल में भी नहीं। मैं अब हमेशा यहीं मेरी मम्मी के साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है उन्हें मेरी ज़रूरत है। आहुति, पहेलियां मत बुझा, बेटा बता दे क्या बात है। नानी, मैंने पापा को एक और महिला के साथ कई बार देखा है। उनका उसके साथ अफेयर चल रहा है। वो रोज उससे मिलते हैं। ये क्या कह रही है तू? आहुति, नानी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। 14-15 साल की उम्र में इतना तो समझ में आ ही जाता है। नानी, मेरी मम्मी को ये इंसान धोखा दे रहा है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, मम्मा को छोड़ भी सकता है। अब मुझे मेरे साथ मेरी मम्मा को भी बचाना है, और मैं बचा भी लूंगी। नानी, बस मुझे आपका साथ चाहिए। आहुति की नानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी आहुति एक बहुत ही बहादुर बेटी है। मैं आ रही हूँ बेटा, और अब हम दोनों मिलकर इस जंग को अवश्य जीतेंगे, और उस रौनक की जलील हरकतों का पर्दाफाश भी जरूर करेंगे। ठीक है नानी। ऐसा कहकर आहुति ने फोन रख दिया। नानी से बात करके घर पहुँचने में आज आहुति को कुछ ज्यादा ही समय लग गया था। अब तक उसकी मम्मी भी घर पहुंच गई थी। रौनक 5 बजे से कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगाकर आहुति की रास्ता देख रहा था, पर आज भी उसे निराशा ही मिली। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जैसे ही आहुति की मम्मी ने घर में प्रवेश किया, रौनक का गुस्सा भड़क उठा। वंदना, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बेटी स्कूल से कहाँ जाती है, वो क्या करती है? उसकी स्कूल की छुट्टी 5 बजे होती है, और वो तुम्हारे आने के 5-10 मिनट बाद ही घर आती है। और रौनक, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अचानक तुम्हें क्या हुआ? आहुति मेरी बेटी है, और मुझे पता है वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। वो अपनी सहेलियों के साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करती है, इसमें बुराई क्या है? रौनक, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ, तुम पिता हो, तुम्हारा चिंता करना मुझे बहुत अच्छा लगा। रौनक, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही आहुति दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश कर रही थी, उसने ये बातें सुनी, और तभी उन दोनों की नजरें भी उस पर ठहर गई। आहुति बोली, पापा मम्मी सच कह रही हैं, मैं वास्तव में लाइब्रेरी में थी, और ये भी सच है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। रौनक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा महसूस कर रहा था। वो शांत रहा और अपने ऐनक को नाक के वापस ऊपर चढ़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। आज वो थोड़ा परेशान भी था। आहुति के तेवर देखकर शायद थोड़ा डर भी गया था। आज रात जब आहुति सोने गई तो वो सोच रही थी कि वो ये सब मम्मी को कैसे बताए। उसका दिल टूट जाएगा। वो पापा पर इतना प्यार और विश्वास करती है, उन्हें बताना इतना भी आसान नहीं है। ये सोचते हुए कि नानी के आते ही वो उन्हें सब बता देगी, उसकी नींद लग गई। परंतु नींद में भी आहुति को चैन कहाँ था। उसे रात में डर लगता था। उसके दिमाग में विचारों का आवागमन लगातार चलता रहता था। इसे इंतजार तो बस अपनी नानी के आने का। ये इंतजार के पल भी मुश्किल से कटे रहे थे। पूरी रात आहुति पहले की तरह शांति से अब नहीं सो पाती थी। आहुति रोज की तरह सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निपटकर स्कूल के लिए निकल ही रही थी कि तभी वंदना ने कहा, आहुति बेटा, आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, सोचती हूँ आज ऑफिस से छुट्टी ले लूँ। खुश होते हुए आहुति ने कहा, वेरी गुड मम्मी, मैं भी आज स्कूल से लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी, सीधे घर आ जाऊंगी। आज आपके साथ ज़्यादा समय बिताने को मिलेगा। आहुति, ये बात सुनकर तुम्हारे पापा मुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे। जानती हो ना, कल ही तो शिकायत कर रहे थे कि तुम बहुत देर से आती हो। बेटा, उनका भी मन होता है तुम्हारे साथ समय बिताने का। कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। ये वाक्य सुनते ही आहुति और रौनक की नजरें मिल गई। तब व्यंग्यात्मक मुस्कान में आहुति ने कहा, जानती हूँ मम्मा। ये तंज रौनक को अंदर तक डरा गया और वो खून का घूंट पीकर रह गया। उसके बाद वंदना को बाय कहते हुए आहुति स्कूल के लिए निकल गई। वंदना सर दर्द के कारण अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब उसे बेहतर महसूस हुआ तो उसने सोचा कि रौनक ऑफिस गया है और आहुति भी घर पर नहीं है, तो घर की सफाई करने का ये अच्छा समय है। इस विचार के साथ उसने सबसे पहले आहुति के कमरे की सफाई शुरू कर दी। उसने पूरे कमरे को व्यवस्थित किया और फिर आहुति की अलमारी खोली। उसके कपड़े बिखरे हुए देखकर
वो बुदबुदाने लगी, कैसी लड़की है, इतनी बड़ी हो गई है पर अभी तक सलीके से कपड़े रखना नहीं सीखा। कितनी बार समझाया है पर वो जल्दबाजी में सब कुछ ऐसे ही छोड़ देती है। आहुति के कपड़े सहेजते हुए उसे वो पत्र मिला जो आहुति ने लिखा था। पत्र लिखने के बाद उसने घर छोड़ने का निर्णय खुद ही बदल दिया था। अलमारी में पत्र रखने के बाद एक दिन उसने उस पत्र को फिर से निकालकर पढ़ा और तब अनजाने में उसने पत्र के पीछे लिख दिया, आई हेट पापा। नहीं पापा नहीं, आई हेट रौनक। वंदना ने उस कागज को खोला और मन ही मन में कहा, अरे आहुति ने ये क्या लिखकर यहाँ रख दिया है। ऐसा सोचते हुए उसने पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र की हर लाइन वंदना को हैरान कर रही थी और उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। उसने पूरा पत्र पढ़ लिया। आखिर आहुति ने ऐसा पत्र क्यों लिखा? सोचते हुए जैसे ही उसने पन्ना पलटा तो आगे का वाक्य पढ़कर उसकी आंखें वहां पर मानो चिपक सी गई। वंदना को आई हेट पापा, नहीं पापा नहीं, आई हेट रौनक। इस शब्द को पढ़कर उसे बिना कहे ही सब कुछ समझ में आ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहकर उस पत्र पर उसी जगह गिर रहे थे जहां आहुति के आंसू गिरे हुए थे। ये संगम हो रहा था दो महिलाओं के दुख में मिश्रण का, मानो वंदना के आंसू आहुति के आंसुओं से कह रहे हो, तुम डरना मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। इन आंसुओं के मिलन से अब घर में अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला था। वंदना को लग रहा था जैसे एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उधर आहुति की नानी भी क्रोध से जल रही थी। वो एक नए युद्ध के लिए कमर कसकर घर से निकल पड़ी थी। तीनों के मन में युद्ध का बुगल बच चुका था। ये युद्ध का नारी के अपमान के विरुद्ध, विश्वासघात के विरुद्ध और पुरुष के गिरते चरित्र के विरुद्ध। पत्र पढ़ने के बाद वंदना ने उसे अपने पास रख लिया। इस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मानो उसका दिमाग शून्य में चला गया था। तभी द्वार पर दस्तखत हुई। वंदना अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाने का जतन करती हुई उन्हें दुपट्टे से पोंछती हुई बाहर गई और दरवाजा खोला। सामने पावर्ती खड़ी थी। अपनी माँ को अचानक सामने देखकर वंदना उनसे लिपटकर रोने लगी और रोते रोते उसने पूछा, माँ आप अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है तो ना? पावर्ती ने कहा, अरे वहाँ सब ठीक है, पर तुझे क्या हुआ है? ये पूछते समय पावर्ती की आवाज कांप रही थी, क्योंकि वंदना को इस तरह रोता देख उन्हें संदेह हो रहा था कि कहीं उसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। वंदना ने कहा, कुछ नहीं माँ, बहुत दिनों बाद आपको देखा तो मन भर आया। पावर्ती ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, पर तू इस तरह से रो क्यों रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुख तुझे सता रहा है। अरे नहीं माँ, मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा सिर दर्द कर रहा था। पहले तो आप पास में होती थी तो चंपी कर देती थी, कितना सुकून मिलता था आपके हाथ की चंपी में। अरे तो चल आज भी कर देती हूँ। नहीं माँ, आप अभी अभी तो आई हो। वंदना की बात सुनकर पावर्ती को वही सच लगा जो उन्होंने सुना। उन्हें कहाँ पता था कि वंदना अभी अभी सब कुछ जान चुकी है। पावर्ती ने कहा, वंदना चाय बना दो, मेरा भी सिर बहुत दर्द कर रहा है। माँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर ले आती हूँ। चाय बनाते समय वंदना अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबाए हुए सोच रही थी, अगर माँ को पता चला तो वो क्या सोचेंगी? नहीं नहीं, उनके सामने तो ऐसा कहने में भी छी, उसका मन विचलित था, घृणा से भरा हुआ था। जिसे वो कल तक खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी, आज उसके प्रति उसके मन में केवल नफरत थी। जिसे वो भगवान की तरह पूजती थी, आज उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो सोच रही थी कि रौनक ने अपनी बेटे के लिए कैसा चरित्र दिखाया है। ऐसा सोचते हुए भी उसे शर्म नहीं आई। वो इसी सोच में डूबी हुई थी और चाय उबल उबल कर नीचे गैस पर गिरी रही थी। उसी समय उसकी माँ की आवाज आई, अरे वंदना, चाय अभी तक नहीं बनी? तू वहाँ जाकर क्या कर रही है? जल्दी ला, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। वंदना ने चौंकते हुए कहा, अरे माँ, बस अभी लाती हूँ। उसने जल्दी से चाय में दूध मिलाया, उसे ठीक किया और सोचा कि अब तो माँ के जाने के बाद ही वो कोई निर्णय ले पाएगी। फिर वो चाय लेकर माँ के पास गई।
वंदना को कहाँ पता था कि जो अभी अभी उसने पढ़ा वो तो उसकी माँ काफी दिनों से जानती थी और अपने अंदर छिड़े युद्ध को अंजाम देने की वो यहाँ आई है। चाय पीने के बाद वंदना और उसकी माँ घर की बातों में खो गई। उन्हें ये एहसास भी नहीं हुआ कि अब शाम ढल गई। इसी बीच रौनक घर पहुंच गया। रौनक नहीं जानता था कि 3 महिलाएं, जिसमें एक बच्ची, एक जवान और एक वृद्ध, तीनों मिलकर उसकी इज्जत का चीरहरण करने वाली है, उसकी इज्जत को धज्जियां उड़ाने वाली है। इस युद्ध में ना तो वो कुछ कह पाएगा, ना कर पाएगा, ना ही अपने बचाव में उसके पास कुछ कहने के लिए होगा। उसकी हार, और वो भी बेइज्जती के साथ, चरित्र हनन के साथ होने वाली है। रौनक, जो इन सब बातों से अनजान था, माँ को देखते ही आश्चर्य से बोला, अरे माँ, आप कब आई? और उनकी चरण स्पर्श के लिए आगे बढ़ा। माँ ने पीछे हटते हुए कहा, इस औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। वंदना और रौनक दोनों हैरान थे कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। इससे पहले तो वो कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। वो हमेशा बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया करती थी। इस दौरान आहुति भी घर पहुंच गई और अपनी नानी को देखते ही वो उनके गले से लिपट गई। आहुति के दुख, दर्द और भय को उसकी नानी ने महसूस किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए धीरे से कहा, आहुति, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। इसके बाद वो रात्रि भोजन के पश्चात अपने अपने कमरों में चले गए। रात में रौनक ने जैसे ही वंदना को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, वंदना ने उसे अलग करके दुखराते हुए कहा, तुम्हें कोई और काम नहीं है, कुछ और नहीं सूझता है क्या? वंदना, ये कैसा अजीब प्रश्न है। तुम मेरी पत्नी हो और ये क्षण प्यार करने के लिए ही तो है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। काश मुझसे ही तुम्हारी ये हसरत पूरी हो पाती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? रौनक तो सोच भी नहीं सकता था कि आहुति वाली बात भी भनक भी वंदना को लग सकती है। वो तो बिल्कुल बेफिक्र था। तब उसे लगा कि कहीं वंदना ने उसे सरोज के साथ देख तो नहीं लिया। जब वंदना ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब रौनक ने जोर से कहा, वंदना, तुम क्या बक रही हो? वंदना ने गुस्से में कहा, रौनक, चिल्लाओ मत, माँ और आहुति उठ जाएंगे। अब तक दोनों की ही आवाज तेज हो चुकी थी। अपने कमरे में एक दूसरे से सलाह मशवरा करती आहुति और उसकी नानी पावर्ती के कानों में भी झगड़े की आवाज आने लगी। वो दोनों घबराकर उठी और कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने वंदना की आवाज सुनी। वो कह रही थी, अभी तो मैंने कुछ भी बात नहीं की है रौनक। अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो तुम सुन नहीं पाओगे। वो तो अभी माँ यहाँ है, वरना क्या? वंदना, बोलो। वरना क्या? वंदना ने कहा, इस वक्त मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं ड्राइंग रूम में सोने जा रही हूँ। ये शब्द सुनते ही आहुति और पावर्ती तुरंत अपने कमरे में वापस चली गई। कमरे में पहुँचते ही आहुति ने कहा, नानी, क्या हो गया होगा? वो दोनों आखिर क्यों झगड़ रहे हैं? अभी तो मम्मी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वंदना अब बाहर आ चुकी थी। उसने सोचा कि चलो देख लूं, कहीं माँ और आहुति जाग तो नहीं रहे हैं। उन्होंने उसकी और रौनक के बीच की बातें तो नहीं सुन ली। तभी उसने आहुति के कमरे से आवाज सुनी। वो कह रही थी, नानी, मैं तो घर छोड़कर चली जाती, मेरे कारण मम्मी का जीवन खराब नहीं होने देती। वंदना हैरान रह गई। ये क्या? आहुति ने माँ को बुलाया है। तब तक फिर आहुति की आवाज आई, नानी, यदि मैं उस इंसान को किसी और स्त्री के साथ नहीं देख लेती तो मम्मा के लिए बेफिक्र रहती कि मेरी मम्मा खुश है। लेकिन जब मैंने रौनक को दूसरी महिला के साथ देखा, एक बार नहीं नानी, कई बार देखा, तब मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा ही त्याग दिया। अपनी माँ को किसके सहारे छोड़कर चली जाऊं? वो तो मम्मा को कभी भी छोड़ सकता है। आहुति, तुम बहुत समझदार हो बेटा, पर वह पत्र तुमने कहाँ रखा है? कहीं वो वंदना के हाथ न लग जाए। हम उसे कैसे बताएं? ये सोचकर ही जीभ लड़खड़ाने लगती है। वंदना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस विश्वास के लिए जो उसने रौनक पर किया था, उस प्यार के लिए जो उसने रौनक से किया था, उन पलों के लिए जब जब उसने अपनी फूल सी कोमल नाजुक बच्ची को रौनक की गोदे में दिया था। ये सोचकर कि वो उसका पिता है और उसकी बाहों में आहुति सबसे ज्यादा सुरक्षित है।
ये आंसू उस पल को याद करके भी गिर रहे थे जब उसने रौनक से विवाह करने का निर्णय लिया था। आहुति ने कहा, नानी, अब जब आप आ गई हो तो मैं मम्मी को सब कुछ बता दूंगी और मेरी जीभ नहीं लड़खड़ाएगी। मैं समझ गई हूँ कि हमारी चुप्पी ही इन लोगों को इतनी हिम्मत देती है कि वो बेफिक्र होकर रहते हैं। नानी, आप जानती हो ना कि मैंने घर से बाहर रहकर खुद को रौनक की बुरी नज़र और उसके बुरे इरादों से बचाया है। नानी, कितनी ही बार मैं लाइब्रेरी में अकेली होती थी, कभी कभी कोई भी सहेली साथ में नहीं होती थी, कभी कभी मैं स्कूल के पास के बगीचे में घूमकर समय व्यतीत करती थी ताकि मम्मा के घर आने का समय हो जाए। नानी, मैं उससे बहुत डरती हूँ। आहुति की दर्द और डर से भरी बातें सुनते ही वंदना वो पत्र लेकर अंदर कमरे में आ गई और वहाँ खड़ी होकर रोने लगी। उसे देखते ही आहुति और पावर्ती उठकर बैठ गए। आहुति ने पूछा, मम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? वंदना ने वो पत्र आहुति और अपनी माँ के सामने रखते हुए कहा, इसका फैसला कल होगा माँ। आहुति चौंक उठी और पूछा, मम्मा, ये पत्र आपके पास कैसे आया? बेटा, तुम्हारी अलमारी साफ करते समय ये पत्र आज ही मुझे मिला है, मेरी बच्ची, कहते हुए उसने आहुति को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं इस घर में अपनी बेटी को लेकर एक चरित्रहीन के साथ रह रही हूँ। अगली सुबह जब रौनक उठा तो उसने देखा कि आहुति, वंदना और पावर्ती हॉल में बैठे थे। सेंटर टेबल पर एक पत्र रखा था। रात के तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने के लिए रौनक ने आवाज लगाई, अरे आज चाय और नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? क्या आज आप लोगों ने हड़ताल कर रखी है? किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। रौनक हॉल में आया और वहाँ के माहौल को देखकर थोड़ा सहम गया। फिर उसने पूछा, क्या हुआ, सब इतने गंभीर क्यों बैठे हैं? तब वंदना ने कहा, एक चिट्ठी आई है, जरा पढ़ो। चिट्ठी में क्या है, कहते हुए वो टेबल के पास आया, चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद उसने आहुति की ओर देखते हुए कहा, ये सब क्या है आहुति, तुम अपनी मम्मी को क्यों परेशान कर रही हो? वंदना ने कहा, पत्र अभी पूरा नहीं हुआ है, रौनक पेज पलटाओ। रौनक ने पेज पलटाया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखी उस वाक्य, आई हेट पापा, नहीं पापा नहीं, आई हेट रौनक पढ़कर वो हक्का बक्का रह गया। तब वंदना ने आगे पढ़कर उसकी गाल पर एक तमाचा मारते हुए कहा, तुम एक नीच व्यक्ति हो, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मुझे तो लगा था तुम आहुति का कन्यादान करोगे, पर तुम तो छी। तब आहुति ने आगे बढ़कर कहा, अगर मैंने तुम्हें उस महिला के साथ नहीं देखा होता तो शायद मैं कभी भी तुम्हारी इन हरकतों को किसी को बता न पाती, लेकिन मुझे न केवल अपने आप को बल्कि मेरी माँ को भी तुमसे बचाना था। इसी वजह से मुझसे इतनी हिम्मत आई। पावर्ती ने उसके दूसरे गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो ये तमाचा उनकी हाथों से तुम्हें पड़ता, पर क्योंकि वो नहीं है इसलिए ये काम मुझे करना पड़ रहा है। तू मेरी बेटी और नातिन दोनों का गुनहगार है। अब तू हमारे घर से चला जा। तुझे क्या लगा था कि झूठी इज्जत का चोला पहनकर तू बच पाएगा, लेकिन तू गलत था। रौनक ने तब वंदना की ओर देखा। वंदना ने कहा, तुम्हारी इस गलती की ना तो माफी है और ना ही कोई पश्चाताप का रास्ता। मेरी आहुति को छूने की सजा सिर्फ एक है, वो है बहिष्कार। आज से मैं और मेरी बेटी तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। रौनक के पास अब कोई जवाब नहीं था, ना ही आंखें उठाने की हिम्मत। उसकी असलियत का पर्दाफाश हो चुका था। आहुति की हिम्मत ने उसे ऐसा तीर मारा था जिससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही रौनक निराशा और अपमान के साथ अपने सामान को लेकर घर से बाहर निकला, आहुति ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इस समय आहुति की नानी सोच रही थी, ये जीत है आहुति की, ये जीत है उसकी हिम्मत की, ये जीत है डर के ऊपर निडरता की। यदि हर बच्चे में ऐसी निडरता और हिम्मत आ जाए तो इस तरह की अश्लील घटनाएं अवश्य ही कम हो जाएगी। वंदना ने आहुति को अपने सीने से लगाते हुए कहा, शाबाश आहुति। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।